नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। सुंदर लड़की हैरान रह गई जब उसने कार्तिक का सिर अपनी छाती से चिपका हुआ देखा। तुम पागल हो, मुझसे दूर हो जाओ, लड़की ने गुस्से और शर्म से भरी आवाज में चिल्लाया। कार्तिक उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वह उठने की कोशिश करने लगा। तुम जल्दी करो, मुझसे दूर हटो, लड़की ने हताश होकर कहा। वह कार्तिक के वजन के कारण सांस नहीं ले पा रही थी। कार्तिक फौरन खड़ा हो गया। लड़की ने भी धीरे धीरे खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और खुद को झांचा। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। वह साधारण कपड़ों में थी। कद करीब 5 फुट 4 इंच, गोरी त्वचा और पतली टांगे। उसके ढीले कपड़े भी उसकी खूबसूरत फिगर को छिपा नहीं पा रहे थे। चेहरा नाजुक और चिकना था, जैसे पका हुआ सेब। कार्तिक के दिमाग में एक ख्याल आया। पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत महिलाओं के मामले में अच्छी चल रही है। उधर लड़की भी कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी नजर जब कार्तिक के पुराने कैनवास के जूतों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखा। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम जानबूझकर मुझसे टकराए मेरा फायदा उठाने के लिए, है ना? लड़की ने गुस्से में कहा। मैडम, जरा सोचिए। मान लो मेरी आंखें नहीं थीं, लेकिन आपकी तो थीं। आप ही मुझसे चिपकी थीं, इसलिए मैं गिरा। मैं आपका फायदा कैसे उठा सकता हूं? कार्तिक ने दुखी होकर कहा। मुझे पता है, तुम जैसे लूजर सिर्फ यही कर सकते हो। तुम्हें खुद पर नजर डालनी चाहिए। मुझसे टकराने और फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़की ने घृणा से जवाब दिया। कार्तिक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह सोच रहा था कि इतनी सुंदर लड़की इतनी ज्यादा अनरीजनेबल कैसे हो सकती है। तभी कुछ लड़के लड़कियां वहां आ गई। वे सभी स्टाइलिश कपड़ों में थे, बिल्कुल अलग और कार्तिक से बेहतर लग रहे थे। क्या हुआ माया? एक लड़के ने पूछा। लड़की उनकी तरफ देखी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त समझें कि कार्तिक ने उसका फायदा उठाया है। तभी एक घुंघराले बालों वाला लड़का लड़की के पास आया। उसने कार्तिक को देखा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, ओह, तो ये है वो बेकार आदमी, हारने वाला। कार्तिक ने घुंघराले बालों वाले उस लड़के को पहचान लिया। उसका नाम ह्यूग विक्रांत था। वह भी इंडिया यूनिवर्सिटी में जूनियर था और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह आयुष का करीबी था। विक्रांत और आयुष अक्सर यूनिवर्सिटी में कार्तिक को अपमानित करते थे। माया, इस फूड डिलीवरी वाले ने अभी तुम्हारे साथ क्या किया? विक्रांत ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। फूड डिलीवरी वाला लड़का? विक्रांत की बात सुनकर माया हैरान रह गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? बिल्कुल जानता हूं। इंडिया यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानता इसे? कार्तिक उर्फ पीले लबादे वाला लड़का, डिलीवरी वॉरियर, यही है वो। ये हमारे कॉलेज का सबसे बदनाम कंगाल है। मैंने सुना है कुछ दिन पहले इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे धोखा दे दिया था। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, जैसे कार्तिक की इज्जत का कोई मतलब ही ना हो। विक्रांत की बात सुनकर माया के चेहरे पर तिरस्कार और गहरा हो गया। माया, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो बस मुझे बताओ, मैं इसे घुटनों पर बैठाकर तुमसे माफी मंगवा लूंगा, विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा। कार्तिक ने उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ नहीं बोला। माया, टेंशन मत लो। अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं इसे सीधा कर दूंगा, विक्रांत ने माया से फिर कहा, इस बार थोड़ा और अकड़कर। माया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। असल में माया पहले ही काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, और अब जब उसे पता चला कि कार्तिक एक फूड डिलीवरी मैन है, तो अगर ये बात औरों को पता चलती तो सब उसका मजाक उड़ाते। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। कुछ किया ही नहीं? विक्रांत ने माया की बात सुनकर हैरानी से पूछा। नहीं, चलो यहां से। माया ने घृणा से कार्तिक की तरफ देखा और मुड़कर चल दी। तू बस देखता जा लूजर, जब मेरे पास टाइम होगा तुझे सबक सिखाऊंगा, विक्रांत ने माया के साथ जाने से पहले कार्तिक से कहा। कार्तिक ने देखा कि विक्रांत और माया जा चुके थे। उसने अपने फोन में थॉमस को कॉल किया ताकि विक्रांत को सबक सिखाया जा सके, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह इस मामले को जाने देगा।
विक्रांत जैसे लोगों पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कार्तिक ने खुद से कहा। 5 मिनट बाद वह वापस अपनी क्लास में चला गया। संयोग से यह अगली क्लास शुरू होने से पहले का ब्रेक था। क्लास में सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बीच आयुष और अंजलि कक्षा में नहीं आए थे। उनका कोई अता पता नहीं था। मैं और रश्मि अपनी सीट पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने कार्तिक को क्लास में आते देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं, क्या तुम सच में कार्तिक के साथ सोई थीं? रश्मि कुछ पल हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन में था। रश्मि का सवाल सुनकर मैं ने अपने होंठ काट ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन जो हुआ उसे कैसे बताए। अगर वह कहती कि वह सच में कार्तिक के साथ सोई थी तो रश्मि उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर वह सच बताती कि कार्तिक उसे होटल लेकर गया था, उसे कपड़े उतारने के लिए कहा और फिर बिना उसे छुए चला गया, तो यह और भी शर्मनाक होगा। तुम ये सब छोड़ो और सोचो कि मुझे मेरे $50,000 कैसे लौटाओगे। बाकी किसी चीज की फिक्र मत करो। मैंने थोड़ी देर सोचकर बात का रुख मोड़ दिया। शायद इसलिए क्योंकि कार्तिक ने सबको खाना खिलाया था। क्लास के लोग उससे थोड़ा अलग तरह से पेश आ रहे थे। कुछ ने तो खुशी खुशी उसे हेलो भी कहा। यह पहली बार था जब ऐसा हो रहा था। सिद्धार्थ, सूर्यांश और अदिति को छोड़कर कार्तिक के बाकी सहपाठी उसे हमेशा ऐसे देखते थे जैसे वह कोई भिखारी हो। वे उससे बात करने से बचते थे और सोचते थे कि उससे बात करने से उनकी इमेज खराब हो जाएगी। कार्तिक अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि सिद्धार्थ, सूर्यांश और बाकी कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, क्या तुमने कल देखा? लगता है ट्विच पर कोई नया पागल अमीर बंदा आ गया है, एक मोटे से लड़के ने उत्साह में चिल्लाते हुए कहा। मैं तो कल लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने में बिजी था, इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं देख सका, लेकिन मैंने सीएम नाम के एक बंदे के बारे में सुना जिसने ट्विच पर $1 मिलियन से ज्यादा की टिपिंग की। ये बंदा सच में पागल अमीर है, सूर्यांश ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने भी सुना है। वो सीईएम इंडिया के नोल्स के साथ कंपटीशन कर रहा था, इसीलिए उसने एक बार में इतना पैसा टिप कर दिया, सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। हो, इंडिया के नोल्स ने रैबिट जायंट को सैकड़ों हजारों की टिप दी थी और सीएम को कुछ चैलेंज किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पागल अमीर एक ही बार में 100,000 से ज्यादा की टिप दे देगा। नोल्स इतने डर गए कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सीईएम सच में बहुत उदार है। काश मैं किसी ऐसे इंसान से मिल पाऊं जो इतना अमीर हो। उनकी क्लास की एक लड़की, जो देखने में काफी आकर्षक थी और जिसका फिगर भी बहुत अच्छा था, ट्विच पर लाइव स्ट्रीम करती थी, लेकिन अफसोस उसकी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं थी और न ही उसे किसी पागल अमीर आदमी से टिप मिलने की उम्मीद थी। ओह बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान नर्स की यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तुम्हारे काफी दर्शक बढ़ सकते हैं, सूर्यांश ने हंसते हुए कहा। फाड़ में जाओ, लड़की ने नाराजगी से जवाब दिया। कार्तिक ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे समझ में आया कि वे माया के चैनल पर किसी पागल अमीर आदमी द्वारा टिप देने की बात कर रहे थे। शायद ये लोग कभी जान भी नहीं पाएंगे कि जिस पागल अमीर आदमी को वे अपना आदर्श मानते हैं, वह असल में उनके बगल में ही बैठा है। कुछ मिनट बाद स्कूल की घंटी बजी। सभी छात्र अपनी सीटों पर लौट गए। दोपहर में उनकी 2 क्लास फाइनेंस की थीं, लेकिन कार्तिक को फाइनेंस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि उसे सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वह डेस्क पर सिर रखकर सो गया। सूर्यांश और सिद्धार्थ ने जब कार्तिक को सोते हुए देखा तो थोड़ा हैरान हुए। आखिरकार उनकी नजरों में कार्तिक हमेशा मेहनती और पढ़ाई में ध्यान देने वाला इंसान था, लेकिन आज वह क्लास में सो रहा था। कार्तिक पहले इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसे स्कॉलरशिप चाहिए थी। हालांकि सच्चाई यह थी कि कॉलेज की स्कॉलरशिप्स हमेशा प्रभावशाली बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रहती थीं। कार्तिक को कभी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। अब कार्तिक को पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने क्लास पर ध्यान देना बंद कर दिया। 2 क्लास पलक झपकते ही खत्म हो गईं। छात्र क्लास से बाहर निकलने लगे और कॉलेज के कैफेटेरिया की ओर जाने की तैयारी करने लगे। कार्तिक, आज मेरे डैड ने मुझे मेरा रहने का खर्च दिया है, क्यों ना मैं तुम्हें खाना खिला दूं। सिद्धार्थ को पता था कि कल कार्तिक ने सबको खाना खिलाने में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए उसने विनम्रता से उसे लंच कराने की पेशकश की। इसकी जरूरत नहीं है,
मैं घर जाकर खुद खाना बना लूंगा। कार्तिक ने थोड़ा रुककर शांत स्वर में मना कर दिया। तुम खाना नहीं खाओगे? सिद्धार्थ को कार्तिक की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। पहले अगर ऐसा मौका आता तो कार्तिक तुरंत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता, लेकिन अब वह खुद से मना कर रहा था। मुझे अभी भूख नहीं लग रही, कार्तिक ने फिर से मना कर दिया। सिद्धार्थ ने कार्तिक को कुछ पल तक घूरा और फिर हल्का सा झिझकते हुए कहा, ठीक है, फिर अगली बार मौका मिला तो मैं तुझे दावत दूंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर, कभी भी मौका मिले मुझे बुला लेना। कार्तिक ने हंसते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और फिर क्लास से बाहर चला गया। सिद्धार्थ और सूर्यांश दोनों ने हैरानी से कार्तिक की जाती हुई आकृति को देखा। स्पेंसर, तुझे नहीं लगता कि कार्तिक थोड़ा बदल गया है? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। हाँ, थोड़ा अलग लग रहा है। सूर्यांश ने सहमति में सिर हिलाया। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो उसने अपनी ज्यादातर इनाम की रकम सबको खाना खिलाने में खर्च कर दी होगी, है ना? सिद्धार्थ ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। सही बात है, मैं भी यही सोच रहा था, पर यह क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। सूर्यांश ने कंफ्यूज होकर कहा। खैर छोड़, शायद अंजलि ने फिर से कुछ कह दिया हो। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चल खाना खाते हैं, सिद्धार्थ ने कहा और दोनों क्लास से बाहर निकल गए। कॉलेज खत्म होने के बाद कार्तिक अपने किराए के घर वापस आ गया। वह थोड़ा थका हुआ था। उसने इंस्टेंट नूडल्स की एक कटोरी खाई और बिस्तर पर लेटते ही माया का लाइव स्ट्रीम देखने लगा। जैसे ही लाइव स्ट्रीम में CEM नाम की एंट्री हुई, दर्शक पागल हो गए। कमेंट सेक्शन में सभी उसका वेलकम करने लगे। कार्तिक ने कमेंट्स को नजरअंदाज किया और बस माया का लाइव स्ट्रीम देखता रहा। उसे मानना पड़ा कि माया न केवल बहुत खूबसूरत थी, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। स्क्रीन पर माया के लंबे चमकदार काले बाल कंधों पर लहराते हुए दिख रहे थे। उसने एक टाइट काली टी-शर्ट पहनी थी जो उसके फिगर को साफ उभार रही थी। एक मिनी स्कर्ट और ब्लैक स्टॉकिंग्स जो उसकी पतली टांगों को और ज्यादा आकर्षक बना रही थीं। माया बेहद सेक्सी और आकर्षक लग रही थी, लेकिन कार्तिक को फिर भी लगता था कि रियल लाइफ में वह और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है। स्क्रीन पर जितनी ग्लैमरस दिख रही थी, असल में वैसी नहीं थी। तभी माया के लाइव स्ट्रीम पर इंडिया के नोल्स की एक टिप्पणी आई। तू बेवकूफ कुतिया, बस रुक जा। अगर मुझे पता चल गया कि तू कहाँ रहती है तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। माया ने जब यह कमेंट देखा तो वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गाना जारी रखा। दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम देखने वाले कुछ फैंस ने नोल्स को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन नोल्स ने अपना कमेंट छोड़ने के बाद तुरंत चैनल छोड़ दिया था। कार्तिक ने थोड़ी देर तक लाइव स्ट्रीम देखा और फिर सोने से पहले कुछ डोनेशन भेजकर अपना फोन बंद कर दिया। तभी किसी ने उसे पुकारा, कार्तिक, क्या तू सो रहा है? अचानक माया की आवाज आई, कार्तिक, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, क्या बात है? कार्तिक तुरंत उठा, जल्दी से कपड़े पहने और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने अभी ग्रिल्ड विंग्स का ऑन ऑर्डर किया है, अगर चाहो तो मेरे साथ खा सकते हो, माया ने मुस्कुराते हुए पूछा। माया ने काले रंग की लेस वाली नाइट गाउन पहनी हुई थी, जिससे उसकी नंगी जांघें झलक रही थीं। वह बेहद सेक्सी लग रही थी। कार्तिक ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए झिझका। फिर उसने धीरे से कहा, जरूर, लेकिन मेरा कमरा बहुत छोटा है, क्यों ना हम तुम्हारे कमरे में खाएं? माया ने उसकी बात सुनकर एक नजर उसके कमरे पर डाली और भौहें चढ़ाते हुए बोली, पहली बार मैं तुम्हारे कमरे में आई हूं, ये सच में बहुत छोटा है। हाँ, पैसे कम थे, ये रूम सस्ता था तो ले लिया, कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, क्या तुमने आज मेरा लाइव स्ट्रीम देखा? माया ने धीरे से पूछा। हाँ, देखा, कार्तिक ने सिर हिलाया और अनजान बनते हुए पूछा। मैंने इंडिया के नोल्स को तुम्हें डांटते हुए देखा, वो ऐसा क्यों कर रहा था? माया ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आदमी एक कमाया हुआ पगाल है। वो कमाया क्यों है? कार्तिक ने जानबूझकर बेपरवाही से पूछा। कल उसने मेरे लाइव स्ट्रीम पर बड़ी रकम डोनेट की, फिर उसने प्लेटफॉर्म के स्टाफ से मेरा नंबर लिया और मुझे डिनर के लिए बुलाया। इसके अलावा उसने मुझे अपने स्ट्रीमर गिल्ड में शामिल होने के लिए भी कहा। माया ने अपनी बात खत्म करते हुए थोड़ा नाराजगी से कहा। स्ट्रीमर गिल्ड? कार्तिक ने हैरानी जताते हुए पूछा। हाँ, उसका एक स्ट्रीमर गिल्ड है। ट्विच पर कई फीमेल स्ट्रीमर्स उसमें हैं। जब वो खाली होता है तो उनकी मदद करता है उन्हें चार्ट पर लाने में और प्रमोट करने में, माया ने समझाते हुए कहा।
तो ये तो अच्छी बात है ना? कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा। अच्छी बात? माया ने गुस्से से मुंह फुला लिया और बोली, तुम समझते नहीं, अगर मैं उसके गिल्ड में शामिल होती तो मुझे अपने डोनेशन का 50% उसे देना पड़ता, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे और उसे और भी कुछ करना पड़ता। कार्तिक ने उसकी बात पर चौंकते हुए पूछा, और क्या? माया ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं करना चाहती। माया ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। उसे और तुम्हें क्या करना होगा? कार्तिक ने अचंभित होकर पूछा। तुम खुद समझ सकते हो। माया ने भौहें सिकोड़ते हुए हार मान ली। ओहो, ऐसा कुछ? तुम्हें अपने पैसे का आधा हिस्सा देना होगा और उसके साथ सोना होगा? ये कैसा पागलपन है? कार्तिक ने गुस्से भरे लहजे में कहा। हाँ, इसलिए मैंने तुरंत उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, लेकिन फिर उसने मुझे धमकी दी कि वो पता लगाएगा कि मैं कहाँ रहती हूं। माया ने धीरे से जवाब दिया। ओह, ये तो मुझे नहीं पता था। कार्तिक ने गंभीरता से माया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर उसने सच में तुम्हारे पास आने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? माया उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक, जो खुद मुश्किल से गुजारा कर पाता है, उसकी मदद कैसे करेगा। हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा, कार्तिक ने दृढ़ता से कहा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के नोल्स को पता है कि मैं कहाँ रहती हूं। मैं ठीक रहूंगी, माया ने नरम स्वर में जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन करना, कार्तिक ने गंभीरता से कहा। जरूर, माया ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने चुपचाप अपने ग्रिल्ड विंग्स खाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद माया ने अचानक कार्तिक की ओर देखा और कहा, कार्तिक, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? वो एफएफएफ कार्तिक कोक पी रहा था और उसकी बात सुनते ही कुछ कोक उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसने हैरानी से माया की ओर देखा। तुम और मैं एक साथ रहेंगे? कार्तिक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज थोड़ा कांपने लगी। साथ रहना? माया उसके सवाल पर शर्मा गई। उसने थोड़ी झुंझलाहट और शर्म के साथ कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कार्तिक? मेरा मतलब था कि तुम्हारा कमरा बहुत जर्जर है। मेरे घर पर एक खाली कमरा है। मैं सोच रही थी तुम वहां रहकर अपने कुछ पैसे बचा सकते हो। माया ने स्पष्ट किया। ओह, अच्छा। कार्तिक ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ा निराश भी लग रहा था। वैसे भी मैं ज्यादातर समय लाइव स्ट्रीमिंग और सोने में बिताती हूं। मेरे पास घर की सफाई का समय नहीं होता। अगर तुम यहां रहोगे तो किराया देने की बजाय घर की सफाई में मेरी मदद कर सकते हो। क्या ख्याल है? माया ने कार्तिक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। माया को पैसों की चिंता नहीं थी। उसने यह इसलिए कहा ताकि कार्तिक को उसके घर आकर शर्मिंदगी महसूस न हो। कार्तिक ने माया को देखा और थोड़ी देर चुप रहा। वह भावुक हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके पास पहले से मंगेतर थी। क्या किसी और लड़की के साथ घर शेयर करना सही होगा? इसके अलावा उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी $10 ट्रिलियन की विरासत की बात बाहर ना आ जाए। अगर वह माया के साथ रहा तो शायद ये राज छिपा नहीं रहेगा। माया, मैं तुम्हारी दयालुता की कदर करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा साथ रहना सही होगा। कार्तिक ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी? माया ने हल्के तिरस्कार के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे लिए चिंता है। हो सकता है कि मैं खुद पर काबू न रख पाऊं और तुम्हारा फायदा उठाने लगूं। आखिर तुम इतनी हॉट हो, और फिर तुम अब एक स्ट्रीमर हो। अगर तुम्हारे फैंस को पता चल गया कि तुम मेरे साथ रह रही हो तो वे मुझे मार ही डालेंगे, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माया ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसने मान लिया कि कार्तिक यहां रहने में दिलचस्पी नहीं रखता। कुछ देर बाद कार्तिक अपने कमरे में वापस आ गया। माया के साथ रहने का प्रस्ताव ठुकराने के बावजूद उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। ये सब साक्षी की गलती है। अगर वो नहीं होती तो आज माया मेरी बाहों में होती, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए शिकायत की। हालांकि कार्तिक जानता था कि अब वह बहुत अमीर है। अगर वह माया के साथ रह सकता तो उसे पूरा विश्वास था कि वह धीरे धीरे उसका दिल जीत लेता। लेकिन मंगेतर होने के कारण वह किसी और लड़की के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर भी माया की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जब वह इतना अमीर हो चुका था तो उसे उस छोटे से किराए के घर में रहने की क्या जरूरत थी? वह इंडिया में एक शानदार हवेली
और स्पोर्ट्स कार खरीद सकता था। इन्हीं सपनों के बीच वह सो गया। अगले दिन सुबह 9 बजे फोन की घंटी ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। कॉल थॉमस की थी। क्या आप न्यू सेंचुरी रेस्तरां पहुंचने वाले हैं मिस्टर कार्तिक? थॉमस ने पूछा। ओह बकवास, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया। मैं अभी पहुंचता हूं। कल रात कार्तिक अपने पैसों के सपने देखते हुए इतना खो गया था कि अपनी मंगेतर से मिलने का वादा ही भूल गया। फोन रखने के बाद वह जल्दी जल्दी उठा और बिना दांत साफ किए ही घर से बाहर निकल आया। थॉमस ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसकी मंगेतर को उसकी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए थॉमस ने उसे लेने के लिए किसी को नहीं भेजा था। नतीजा यह हुआ कि कार्तिक को न्यू सेंचुरी रेस्तरां तक पहुंचने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। कार्तिक ने कभी न्यू सेंचुरी रेस्तरां नहीं देखा था, लेकिन उसे पता था कि यह इंडिया के उन चुनिंदा रेस्तरां में से एक है जिन्हें 3 मिशेलिन स्टार मिले हैं। यह बेहद महंगा रेस्तरां था। आमतौर पर इंडिया में सिर्फ अमीर लोग ही वहां खाना खाते थे। दूसरी तरफ न्यू सेंचुरी रेस्तरां के एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। वे आपस में बातें कर रही थीं और अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रही हैं। उनमें से एक लड़की करीब 20 साल की लग रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी और सफेद ड्रेस पहने हुए थी जो उसे एक कॉलेज की छात्रा जैसा दिखा रही थी। दूसरी लड़की थोड़ी बड़ी थी, करीब 25 साल की। उसके फीचर्स एकदम परफेक्ट थे। बिना मेकअप के भी उसकी त्वचा चमकदार और बेदाग थी। उसने काले रंग का बिजनेस सूट पहना था जो उसके शानदार फिगर को और उभार रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई मंगेतर है, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को हैरानी से झपकाते हुए कहा। मुझे भी इस बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला। तुम्हें भी ज्यादा पहले नहीं पता चला होगा, बिजनेस सूट पहनी महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मुझे तुम पर दया आती है कि तुम्हें अचानक एक मंगेतर मिल गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद कमरे में जाकर रो पड़ती, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा। लेकिन चूंकि मैं यहां हूं तो मैं देखना चाहती हूं कि वह आदमी तुम्हारे लायक है या नहीं। अगर नहीं तो मैं जरूर विरोध करूंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। इसका क्या फायदा होगा? यह सब हमारे परिवारों ने तय कर दिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बिजनेस सूट पहनी महिला ने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर वह तुम्हारे लायक नहीं हुआ तो मैं अपने अंकल को यह बात बताऊंगी। मेरा कजिन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो उसके लायक ना हो, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने अपनी बाहें कमर पर रखते हुए दृढ़ता से कहा। बिजनेस सूट पहनी महिला खुद को रोक नहीं पाई और हल्की मुस्कान बिखेर दी। सिर्फ मेरे बारे में बात मत करो। तुम्हारे बारे में क्या? कल तुम मुझे खुश नहीं लग रही थीं। क्या हुआ? उसका जिक्र करते ही मेरा खून खौल उठता है, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुआ? बिजनेस सूट पहनी महिला ने हंसते हुए पूछा। कल जब मैं अपने दोस्तों से मिलने इंडिया यूनिवर्सिटी गई थी तो कोई मुझसे टकरा गया और मेरे ऊपर गिर गया। सफेद ड्रेस पहनी लड़की शर्मा गई और थोड़ा झिंझकी। तुम्हारे ऊपर गिर गया? बिजनेस सूट वाली महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, यह उससे भी ज्यादा बुरा था। उसने 2 बार मेरे सिर से टकराया। मुझे लगता है उसने यह जानबूझकर किया, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने गुस्से में कहा। फिर क्या हुआ? बिजनेस सूट पहनी महिला ने रुचि लेते हुए पूछा। फिर मैंने अपने दोस्त से सुना कि वह आदमी एक घटिया फूड डिलीवरी करने वाला लड़का था। मैं उसे वहीं पकड़वा सकती थी, लेकिन मैं अपने दोस्त को यह नहीं बता सकती थी कि ऐसे किसी लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। पर अब भी जब इसके बारे में सोचती हूं तो मेरा खून खौल उठता है, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं, बिजनेस सूट पहनी महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब जब मैंने तुम्हें यह सब बता दिया है तो इसे किसी और को मत बताना, मुझे बहुत शर्म आती है, सफेद ड्रेस पहनी लड़की ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बिजनेस सूट पहनी महिला ने सांत्वना देते हुए जवाब दिया। सुबह 10 बजे कार्तिक आखिरकार न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट पहुंच गया। हालांकि अभी लंच का समय नहीं हुआ था, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी कारों की कतार पहले ही लग चुकी थी। अंदर आते जाते लोग महंगे और स्टाइलिश कपड़ों में थे। हालांकि कार्तिक ने आज नए कपड़े पहने थे, फिर भी वह बाकी लोगों से थोड़ा अलग नजर आ रहा था। जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंचा, वह सीधे अंदर जाने लगा।
सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा और पल भर के लिए रुक गया। कार्तिक के पहनावे को देखते हुए उसने भौहें सिकोड़ लीं। गार्ड ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम यहां नौकरी के लिए आवेदन करने आए हो? पिछवाड़े के दरवाजे से जाना चाहिए। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं यहां नौकरी के लिए नहीं, लंच के लिए आया हूं। लंच के लिए? गार्ड के चेहरे पर शक उभर आया। उसने एक पल सोचा और फिर बिना कुछ कहे उसे अंदर जाने दिया। न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में ज्यादातर अमीर घरों के लोग आते थे, लेकिन कभी कभी उनके साथ सामान्य लोग भी होते थे, अमीर बच्चों के दोस्त। यही सोचकर गार्ड ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कार्तिक ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें अंदर की शानदार सजावट देखकर चमक उठीं। लॉबी में दूधिया सफेद इटालियन संगमरमर लगा था। दीवारों पर हल्के सुनहरे वॉलपेपर थे, जिन पर क्रिस्टल लाइटिंग की चमक पड़ रही थी। छत से एक भव्य कांसे का झूमर लटक रहा था, जो माहौल को और अधिक राजसी बना रहा था। फर्नीचर, दरवाजों के फ्रेम और टेबल वेयर सब हाथ से बनाए गए थे। सब कुछ इतना शाही और भव्य था कि कार्तिक को ऐसा लगा जैसे वह किसी फिल्म के सेट पर खड़ा है। वाह! उसने बुदबुदाते हुए चारों तरफ देखा। अगर थॉमस ने यहां आरक्षण नहीं कराया होता तो कार्तिक कभी अपने जीवन में ऐसी जगह नहीं आ पाता। यह पूरी तरह से अमीरों की दुनिया थी। आम लोगों की नजर में इंडिया पैलेस होटल जैसी जगह भी पहुंच से बाहर होती है, लेकिन इंडिया पैलेस न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट के सामने बिल्कुल साधारण लगता था। कार्तिक ने अपना फोन निकाला ताकि थॉमस से पूछ सके कि उसका आरक्षित भोजन कक्ष कौन सा है, लेकिन तभी उसे पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। ओह, बकवास! उसने मन ही मन कहा और जल्दी से मुड़कर रेस्टोरेंट के शौचालय की ओर बढ़ गया। यहां तक कि शौचालय भी साफ सुथरा, सुंदर और आरामदायक था। इस बीच प्राइवेट डाइनिंग रूम में लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। 10 बज रहे थे। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मंगेतर कैसा इंसान है? हमें 9 बजे मिलना था और अब 10 बज गए हैं, वो अभी तक आया नहीं है। सूट पहने लड़की ने भी भौहें चढ़ाईं, पर कुछ नहीं बोली। पहली डेट पर देर से आना उसे भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए जो पहली ही डेट पर देर करे। उसने गुस्से से आगे कहा, इंडिया में अनगिनत अमीर लड़के तुम्हें खाने पर बुलाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन ये लड़का अब तक गायब है। शायद किसी वजह से देर हो गई हो। सूट पहने लड़की ने हल्के से कहा, तुमसे मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? उसने चिढ़कर जवाब दिया। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मैं वॉशरूम जा रही हूं। जब ये बदतमीज लड़का आएगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, सूट वाली लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया। गुस्से से भरी वह लड़की हाई हील्स में कदम ताल करती हुई प्राइवेट रूम से बाहर निकली। जैसे ही वह वॉशरूम के पास पहुंची और अंदर जाने वाली थी, उसने देखा कि बाहर सिंक के पास एक लड़का खड़ा है। वह एक पल को ठिठक गई और ध्यान से देखने लगी। ये लड़का तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, उसने खुद से कहा। तभी लड़के ने हाथ धोने खत्म किए और पीछे मुड़कर पानी झाड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पानी सीधे लड़की के चेहरे पर जा गिरा। आ आह! उसने तुरंत चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे हटकर लड़के को गुस्से से घूरा। क्या तुम बीमार हो? देख कर नहीं चल सकते? लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। अरे वाह, क्या संयोग है, लड़के ने कहा। वह उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वह कोई और नहीं बल्कि कल इंडिया यूनिवर्सिटी में मिला वही लड़का था। तुम? उसने गुस्से और शर्मिंदगी से कहा। तुम तो वही सैटायर हो। मैं सैटायर कब से बन गया? लड़का परेशान हो गया। अगर सैटायर नहीं तो क्या हो? उसने नाराजगी से पूछा। लड़की कल से इस लड़के से बदला लेने का सोच रही थी। उसके शरीर को किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था और उसे यह भी पता चल गया था कि वह सिर्फ एक गरीब फूड डिलीवरी करने वाला लड़का है। उसे कार्तिक से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। बस उस वक्त इंडिया यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों का होना उसे रोक रहा था। वह उनसे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि कार्तिक ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन अब मामला अलग था। यहां कोई भी उसे नहीं जानता था। उसने मन ही मन सोचा कि अब इस लड़के से बदला कैसे लिया जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं कोई शैतान नहीं हूं। कार्तिक ने यह कहते हुए मुड़कर जाने की कोशिश की। अब लगभग 10 बज चुके थे और वह अपनी मंगेतर से मिलने के लिए जल्दी में था। हालांकि उसने मन ही मन मान लिया था कि उसकी मंगेतर सुंदर नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक हल्की सी उम्मीद और कल्पना उसके मन में थी।
रुको। लड़की ने देखा कि कार्तिक जा रहा है और तुरंत उसे रोक दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? कार्तिक ने असहाय नजरों से उसे देखा। अभी अभी तुमने मेरे चेहरे पर पानी फेंका है और ऐसे ही जा रहे हो। लड़की की आंखों में शरारत और चालाकी चमक उठी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? कार्तिक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या चाहती हूं? लड़की ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उसे ध्यान से देखते हुए बोली, घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं मैनेजर से कह दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की और वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। तुम रेस्तरां मैनेजर से कहकर मुझे नौकरी से निकलवाओगी? कार्तिक ने उसे देखा और समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। सुंदर लड़की ने विक्रांत को इंडिया यूनिवर्सिटी में कार्तिक के बारे में बातें करते हुए सुना था। वह जानती थी कि कार्तिक एक गरीब लड़का है। उसके हिसाब से वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। वह इस रेस्टोरेंट में खाना कैसे खा सकता था? वह पक्का यहां काम कर रहा होगा। यही सोचकर उसने बदले की योजना बनाई और उसे धमकाने लगी। तुम्हें जल्दी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लेनी चाहिए। अगर मैं खुश हो गई तो शायद तुम्हें जाने दूंगी, नहीं तो मैनेजर को बुलाकर तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगी। उसने गर्व से अपनी बाहें मोड़ी। अगर आप चाहती हैं कि मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल दे तो कृपया जल्दी कर लें। मैं यहां काम नहीं कर रहा, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। अरे! लड़की ने हंसते हुए कहा, दिखावा करना बंद करो। अगर तुम यहां कर्मचारी नहीं हो तो क्या ग्राहक हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? विक्रांत ने कल मुझे बताया था तुम सिर्फ एक घटिया डिलीवरी बॉय हो। कार्तिक ने और कुछ कहने के बजाय मुड़कर जाने की कोशिश की। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? सुंदर लड़की ने कार्तिक को रोक लिया और आगे बोली, तुम्हारे लिए यहां नौकरी पाना आसान नहीं होगा, है ना? कम से कम यहां काम करके तुम डिलीवरी करने से ज्यादा कमा सकते हो और ये काम भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्या तुम वाकई ये नौकरी खोना चाहते हो? कृपया अपना हाथ मुझसे हटा लें। मैं यहां का कर्मचारी नहीं हूं और मैंने कल ही आपसे माफी मांग ली थी। अब आप क्यों इस बात को खींच रही हैं? कार्तिक ने अधीर होकर कहा। उसने देखा कि लड़की का चेहरा और शरीर लगभग परफेक्ट थे, लेकिन उसका एटीट्यूड वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओह, तुम अब भी दिखावा करना चाहते हो, है ना? लड़की ने उसे घूरा और तुरंत अपना फोन निकाला। उसने किसी को कॉल किया और गुस्से में भौहें सिकोड़ते हुए बोली, हेलो, मिस्टर सुलिवन। हाँ, मैं सुलिवन बोल रहा हूं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, मिस फिलिप्स? दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। जल्दी यहां आइए और इसे नौकरी से निकालिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लड़की ने गुस्से और व्यंग्य के साथ चिल्लाते हुए कहा। प्लीज गुस्सा मत होइए मिस फिलिप्स, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं, सुलिवन ने घबराते हुए कहा। वो समझ गया था कि अगर ये खबर बाहर आई तो रेस्टोरेंट की इमेज को बड़ा नुकसान हो सकता है। महिलाओं के रूम के सामने आ जाइए, लड़की ने कहा और फोन रख दिया। फिर उसने गर्व से कार्तिक के कपड़े पकड़ते हुए कहा, मिस्टर सुलिवन जल्दी ही यहां आएंगे। अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा ना, मैं यहां का कर्मचारी नहीं हूं। मैनेजर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, कार्तिक ने निराशा से कहा। अब तो तुम डर गए हो। लड़की हंसी और बोली, लेकिन अगर अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करो। कार्तिक ने उसे शांत नजरों से देखा और एक पल के लिए रुककर धीरे से कहा, ठीक है, मैनेजर का इंतजार करते हैं। तुम? लड़की ने दांत पीसे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक अब भी इतनी हिम्मत दिखाएगा। वह झिझक गई और चुपचाप खड़ी हो गई। मैनेजर के आने और कार्तिक को सबक सिखाने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मिस्टर सुलिवन 7-8 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंच गए। उनकी एंट्री ने तुरंत ही सबका ध्यान खींच लिया। मिस फिलिप्स, क्या आप ठीक हैं? सुलिवन ने लड़की के पास पहुंचते ही चिंता से पूछा। आपके रेस्टोरेंट के इस कर्मचारी ने जानबूझकर मेरे चेहरे पर पानी फेंका, लड़की ने शिकायत भरे स्वर में कहा। मैं मांग करती हूं कि आप इसे तुरंत नौकरी से निकाल दें, लड़की गुस्से में बोली। लेकिन जब उसने देखा कि रेस्तरां में मौजूद ग्राहक उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसे यह कहने में शर्म आ रही थी कि कार्तिक ने उससे ज्यादा गलत हरकत की। इसलिए उसने बहाना बदल दिया। मिस्टर सुलिवन ने तुरंत हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं मिस्टर सुलिवन? इसे तुरंत बाहर निकालिए। लड़की की आवाज चिड़चिड़ी हो गई जब उसने देखा कि सुलिवन कुछ नहीं कर रहा था। सुश्री फिलिप्स, लगता है आपसे कुछ गलती हुई है। ये हमारे रेस्तरां का कर्मचारी नहीं है, सुलिवन ने असहाय होकर कहा। वो आपके रेस्तरां का कर्मचारी नहीं है?
लड़की एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहां सिर्फ खाने आया हूं, लेकिन आपने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। लड़की शर्माते हुए गुस्से में दांत पीसने लगी। मिस्टर सुलिवन, भले ही ये आपका कर्मचारी नहीं है, लेकिन क्या आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते? मुझे दिक्कत में क्यों डाल रही हैं मिस फिलिप्स? सुलिवन परेशान लग रहा था। आप दोनों हमारे मेहमान हैं। मैं अपने मेहमानों से जाने के लिए कैसे कह सकता हूं? तुम। लड़की को कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या हो रहा है माया? अचानक भीड़ में से एक मधुर और गंभीर आवाज आई। सभी ने, यहां तक कि कार्तिक ने भी, आवाज की तरफ देखा। जैसे ही कार्तिक ने उस महिला को देखा, वो वहीं जम गया। इंडिया यूनिवर्सिटी में कार्तिक ने कई सुंदर लड़कियों को देखा था, लेकिन उसके सामने खड़ी यह महिला, वो किसी और ही स्तर की थी। उसकी खूबसूरती का मुकाबला न तो अंजलि कर सकती थी और न मैं। उसने काले बिजनेस सूट के साथ टाइट स्टॉकिंग्स पहनी हुई थीं। उसकी लंबी और आकर्षक कद काठी ने उसे और भी प्रभावशाली बना दिया। कार्तिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके जैसी महिला तो उसने सिर्फ फिल्मों या टीवी शो में ही देखी थी। उसके मन में ख्याल आया कि ऐसी सुंदरता असल जिंदगी में कैसे हो सकती है। जब सुंदर लड़की माया काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो बिजनेस सूट पहनी महिला, जो माया की दोस्त थी, चिंतित हो गई। उसने माया को ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि माया किसी लड़के से बहस कर रही थी। माया, ये सब क्या हो रहा है? महिला ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और कार्तिक की तरफ देखा। इस बदमाश ने मुझे परेशान किया, माया ने महिला के पास जाकर रोने जैसी आवाज में कहा। बिजनेस सूट पहनी लड़की ने पूछा, उसने तुम्हें कैसे परेशान किया? उसने मेरे चेहरे पर पानी फेंक दिया, सुंदर लड़की ने दयनीय भाव से कहा। बिजनेस सूट पहनी लड़की ने अपना सिर घुमाया, पहले कार्तिक की ओर देखा और फिर लड़की की ओर। मुझे लगता है कि शायद उसका यह मतलब नहीं था माया, बस इस मामले को यहीं रहने दो। कार्तिक यह सुनकर प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह महिला उस बदसूरत सुंदर लड़की से कहीं ज्यादा समझदार और सभ्य है। ऐसा कुछ है जो शायद तुम्हें पता न हो। उसने यह जानबूझकर किया है, सुंदर लड़की ने जिद करते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता कि उसने यह जानबूझकर किया? बिजनेस सूट पहनी लड़की अपनी चचेरी बहन माया के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उसकी हल्की सी मुस्कान ने वहां खड़े सभी लोगों, यहां तक कि कार्तिक को भी प्रभावित कर दिया। सुंदर लड़की झिझकी, फिर वह धीरे से बिजनेस सूट पहनी लड़की के पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। बिजनेस सूट वाली लड़की की आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिस्टर सुलिवन, आपने अभी कहा कि यह व्यक्ति आपके रेस्तरां में मेहमान है और आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर यह आपके रेस्तरां में मेहमान नहीं है, तो क्या होगा? तब तो आपके पास उसे बाहर निकालने का पूरा अधिकार होगा, है ना? सुंदर लड़की ने गुस्से में मिस्टर सुलिवन की ओर देखते हुए कहा। यह हमारे रेस्तरां में मेहमान नहीं। सुलिवन हैरान रह गया। उलझन में उसने पूछा, आपका क्या मतलब है, सुश्री फिलिप्स? मैं इस आदमी को जानती हूं, माया ने तीखे स्वर में कहा। यह एक गरीब इंसेल है जो सिर्फ खाना डिलीवर करता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई इस रेस्तरां में लंच अफोर्ड कर सकता है? सुलिवन ने अनजाने में कार्तिक की ओर देखा। उसे देखिए, उसके कपड़े और हालत। क्या लगता है कि वह यहां का ग्राहक हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह किसी को ढूंढने के लिए यहां आया है, या फिर इसका यहां कोई और मतलब हो सकता है। अगर ऐसा है भी, तो भी यह सही नहीं है। इस तरह के लोग यहां आकर अन्य ग्राहकों को परेशान करेंगे, माया ने आक्रामक लहजे में कहा। रेस्तरां के कुछ ग्राहक धीरे धीरे इस बातचीत में रुचि लेने लगे। कार्तिक की ओर देखते हुए वे आपस में कानाफूसी करने लगे। सुंदर लड़की ने यह देखा तो उसका हौसला और बढ़ गया। उसने कहा, मिस्टर सुलिवन, मुझे शक है कि यह आदमी यहां कुछ चुराने के लिए आया है। आपको इसे जल्दी से बाहर निकाल देना चाहिए। रेस्तरां के ग्राहकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। वे अपने आसपास देखकर यह सुनिश्चित करने लगे कि कहीं उनका कुछ गायब तो नहीं हुआ। सुलिवन की चिंता बढ़ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। अगर यह व्यक्ति सचमुच वैसा था जैसा माया कह रही थी, और अगर किसी चीज की चोरी हुई, तो वह खुद मुसीबत में पड़ सकता था। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां लंच के लिए नहीं आया हूं? और तुम किस आधार पर सोचती हो कि मैं चोर हूं? कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कठोर स्वर में कहा।
हम्फ, एक फूड डिलीवरी करने वाला लड़का इस जगह पर खाना कैसे खा सकता है? सुंदर लड़की ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया। ये मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ भोजन कर सकता हूँ या नहीं। मुझे यहाँ खाने से रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? और क्या तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि मैं चोर हूं? कार्तिक ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। सुंदर लड़की की आंखों में घबराहट उभर आई जब उसने कार्तिक की आंखों में आत्मविश्वास देखा। वह जानती थी कि उसके आरोप केवल उसके अनुमान थे और उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब जब कार्तिक ने सबूत पेश करने की बात की तो वह चुप हो गई। जाने दो माया, बिजनेस सूट पहनी लड़की ने उसे रोका। वह और कोई परेशानी नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यह कंगाल यहां खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, माया ने गुस्से से कार्तिक की ओर इशारा करते हुए कहा। सुश्री फिलिप्स, अगर आप यह साबित कर सकें कि यह व्यक्ति यहां लंच के लिए नहीं आया है तो मैं सुरक्षा गार्डों से उसे बाहर निकालने को कह सकता हूं, सुलिवन ने सम्मानपूर्वक कहा। सुंदर लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन वह असहाय थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था। चूंकि आप सबूत चाहते हैं तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। तभी भीड़ में से एक आदमी की आवाज आई। कार्तिक ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आयुष और अंजलि भीड़ से बाहर आ रहे थे। आप कौन हैं? सुलिवन ने आश्चर्य से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, फर्क यह पड़ता है कि वह कौन है, आयुष ने अंजलि को कार्तिक के पास लाते हुए कहा। वह कौन है? सुलिवन ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम कार्तिक है। वह इंडिया यूनिवर्सिटी का छात्र है और मेरा सहपाठी भी है, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वह अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम करता है। वह न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में लंच कैसे अफोर्ड कर सकता है? आयुष ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। आयुष की बात सुनकर लोग फिर से कानाफूसी करने लगे। अगर सिर्फ माया ने यह कहा होता कि कार्तिक के पास पैसे नहीं हैं, तो कुछ लोग शक करते, लेकिन अब जब दो लोग वही बात कह रहे थे तो माया की कहानी को और भरोसा मिल गया। असल में आयुष और अंजलि खुद भी न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में लंच का खर्च नहीं उठा सकते थे। संयोग से आयुष के एक दोस्त ने वहां बर्थडे पार्टी रखी थी, इसलिए वे वहां आए थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वहां उनकी मुलाकात कार्तिक से हो जाएगी। कार्तिक ने एक पल के लिए अंजलि की बात सुनी, लेकिन वह शांत रहा। उसकी आंखों में हल्की सी असहायता दिखी, पर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, श्री सुलिवन, क्या आपके न्यू सेंचुरी रेस्तरां में कोई मेंबरशिप प्लान है? सुलिवन थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, हाँ, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान है, लेकिन उसमें मेंबर बनने के लिए हाई प्रोफाइल और रेगुलर कस्टमर होना जरूरी है। तो क्या आप चेक कर सकते हैं कि मैं आपके रेस्टोरेंट का मेंबर हूं या नहीं? कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा। सुलिवन ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उन्होंने रिसेप्शन की ओर इशारा किया। ठीक है, मैं अभी चेक करवा लेता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने मेंबरशिप रिकॉर्ड चेक किया और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया। उसने सुलिवन की ओर देखा और कहा, सर, वह हमारे प्रीमियम मेंबर हैं और उनकी मेंबरशिप न्यू सेंचुरी रेस्तरां की सबसे हाई टियर वाली मेंबरशिप है। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों का माहौल बदल गया। हर कोई हैरानी में कार्तिक को देखने लगा। सुंदर लड़की ने गुस्से से सुलिवन की ओर देखा। यह कैसे हो सकता है? यह तो गरीब है, इसका मेंबरशिप कैसे हो सकता है? सुलिवन ने विनम्रता से कहा, मिस फिलिप्स, हमारे रिकॉर्ड झूठ नहीं बोल सकते। अंजलि और आयुष का चेहरा फीका पड़ गया। वे चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि अब उनके पास कुछ कहने को नहीं था। कार्तिक ने अंजलि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है अंजलि, जब तुमने कहा था कि पैसा रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? देखो, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। मैं इतना कमा चुका हूं कि यहां लंच के लिए आ सकता हूं, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें उस हिस्से का श्रेय नहीं दे सकता। अंजलि ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। कार्तिक ने सुलिवन की ओर देखा। श्री सुलिवन, मुझे माफ कीजिए कि मेरी वजह से आपके ग्राहकों को परेशानी हुई। कृपया मेरा लंच तैयार करवाइए। और हाँ, इन सब की वजह से मेरा समय खराब हुआ। इस पूरे ग्रुप का बिल मैं पे कर दूंगा। सुलिवन ने हैरानी से सिर हिलाया। धन्यवाद मिस्टर कार्तिक, आपका खाना तुरंत तैयार हो जाएगा। कार्तिक ने फिर से अंजलि, आयुष और सुंदर लड़की की ओर देखा। आप लोगों को भूखा देखना अच्छा नहीं लगता। लंच एंजॉय करिए, लेकिन हाँ, अगली बार अपनी सोच बदल कर आइए। यह कहकर कार्तिक अपनी टेबल पर चला गया। भीड़ ने खिसकना शुरू कर दिया, लेकिन हर कोई कार्तिक की ओर देख रहा था।
सुंदर लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंजलि और आयुष शर्मिंदा खड़े रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक, जिसे वे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इतनी शांति और गरिमा के साथ उनकी बातों का जवाब देगा। आपको बस उनसे उनका मेंबरशिप कार्ड मांगना होगा और आपको पता चल जाएगा कि वे इस रेस्टोरेंट में गेस्ट हैं या नहीं, आयुष ने कहा। सही कहा, सुलिवन ने जवाब दिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कार्तिक से कहा, सर, अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाइए। कार्तिक ने रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ देखा और सिर हिला दिया। मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है। यह सुनते ही सब लोग हलचल करने लगे। कार्तिक का यह जवाब साफ इशारा था कि वह यहां खाने के लिए नहीं आया था। अगर वह खाने के लिए नहीं आया था तो फिर वह यहां क्या कर रहा था, यह साफ हो गया। अंजलि के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने तिरस्कार भरी नजर से कार्तिक को देखा। अंदर ही अंदर वह उस पर हंस रही थी। ओ कार्तिक, क्या सच में तुम्हें लगा कि लॉटरी जीतकर तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम बदल गए हो? न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट जैसी जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आयुष के चेहरे पर भी एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। उसने कार्तिक को देखा और सोचा, यही तो मैं चाहता था, कुछ वर्ड से ही इसे तोड़ दूं। उसके लिए कार्तिक हमेशा इंसेल रहेगा। उसके जैसे इंसान के लिए अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस खूबसूरत लड़की को थी जो वहां खड़ी सब देख रही थी। जब मैनेजर ने उससे प्रूफ मांगा था तो उसे लगा कि उसकी प्लान फेल हो जाएगी, लेकिन तभी यह दोनों, अंजलि और आयुष, आए और गेम पलट दिया। आखिरकार उसे कार्तिक से बदला लेने का मौका मिल ही गया, जिसने पहले उसका फायदा उठाया था। वहीं बिजनेस सूट पहने खड़ी लड़की जो चुपचाप देख रही थी, एकमात्र थी जिसके चेहरे पर सिंपैथी थी। उसे लगा कि अंजलि और आयुष ने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया। भले ही कार्तिक यहां खाने के लिए नहीं आया था, लेकिन इस तरह उसे पब्लिकली इंसल्ट करना गलत था। यह उसकी डिग्निटी पर हमला जैसा था। सुलिवन ने ठंडी आवाज में पूछा, अगर तुम यहां खाना खाने नहीं आए हो तो यहां क्यों खड़े हो? क्या मैं बिना मेंबरशिप कार्ड के आपके रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता? कार्तिक ने शांति से पूछा। बिल्कुल नहीं। पूरे इंडिया को पता है कि न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए है। नॉन मेंबर्स यहां एंट्री नहीं कर सकते, सुलिवन ने गुस्से से कहा। मुझे यहां इनवाइट किया गया है, कार्तिक ने धीरे से कहा। तुम्हें इनवाइट किया गया है? सुलिवन एक पल के लिए चौंक गया। हाँ, कार्तिक ने कामली जवाब दिया। तुम जैसे गरीब को कौन इनवाइट करेगा? कार्तिक, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा शो ऑफ कब खत्म होगा? अंजलि ने हंसते हुए कहा। सुलिवन का गुस्सा अब बढ़ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुझे अब यकीन है कि यह लड़का यहां चोरी कर रहा है। इसे अभी पकड़ो। 1 मिनट रुको, अचानक सुंदर लड़की जोर से बोली, जब उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक को पकड़ने वाले थे। सुलिवन ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। सुंदर लड़की अपनी हाई हील्स में सीधी कार्तिक के पास पहुंची। उसने कहा, कार्तिक, मैंने कहा था ना, जब तक तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अगर माफी मांग लोगे तो एमी सुलिवन से तुम्हें छोड़ने के लिए कह सकती हूं। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? कार्तिक ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और एक उपेक्षापूर्ण लहजे में बोला, तो फिर जो भी हो, तुमने ही चाहा था, लड़की ने गुस्से में धीरे से कहा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। सुंदर लड़की के जाते ही 7-8 सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक की तरफ दौड़े। यह देख अंजलि और आयुष के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। बिजनेस सूट पहनी लड़की यह सब देखकर परेशान हो गई। वह कार्तिक के लिए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी। उसकी हेजिटेशन की वजह थी उसके कजिन्स का सख्त और डोमिनेटिंग स्वभाव। उसने सोचा कि वह क्वाइटली रेस्तरां मैनेजर से फोन पर बात करके कार्तिक को छोड़ने के लिए कहेगी। बातचीत का मोड़ जब सब लोग कार्तिक का मजाक बना रहे थे, तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। कॉल थॉमस की थी। कार्तिक ने फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। यह देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। सच में ऐसे समय में फोन उठाने का टाइम है? इसे तो जल्दी से कुछ सफाई देनी चाहिए थी, सबने सोचा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक क्या सोच रहा था। क्या आप न्यू सेंचुरी रेस्तरां पहुंच गए हैं, मिस्टर कार्तिक? थॉमस की आवाज आई। हाँ, मैं यहां हूं, लेकिन रेस्तरां का मैनेजर मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मान रहा, कार्तिक ने निराशा भरे लहजे में जवाब दिया। वो तुम्हें बाहर निकालना चाहता है? मुझे माफ करना मिस्टर कार्तिक,
शायद मैंने उसे पूरी बात क्लियर नहीं बताई। फोन मुझे दे दो, मैं उससे बात करता हूं, थॉमस ने गुस्से में कहा। ठीक है। कार्तिक ने फोन सुलिवन की ओर बढ़ाया। कोई आपसे बात करना चाहता है। कौन है ये? सुलिवन ने कंफ्यूजन में फोन लिया। उसने कहा, हेलो, मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। मुझे बताओ एंड्रयू, तुम क्या कर रहे हो? थॉमस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मिस्टर ओमकार। एंड्रयू सुलिवन थॉमस की आवाज सुनते ही हड़बड़ा गया। उसकी आवाज कांपने लगी। अब चुपचाप किसी शांत कोने में जाकर मुझसे बात करो, थॉमस ने तेज आवाज में कहा। जी जी अभी, एंड्रयू ने जल्दी से कहा और फोन लेकर एक तरफ चला गया। थॉमस को पता था कि कार्तिक अपनी असली पहचान रिवील नहीं कर सकता। उसने आगे की प्लान के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। एंड्रयू के वहां से जाने के बाद सबकी आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबको यही लगा कि कार्तिक जैसा गरीब कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई उसकी मदद के लिए खड़ा भी हो जाए। अंजलि और आयुष अभी भी घृणा भरी नजरों से कार्तिक को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एंड्रयू के वापस आकर कार्तिक को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हों। बिजनेस सूट पहने लड़की ने धीरे से सुंदर लड़की से कहा, माया, छोड़ो इस बात को, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। गलती किसी से भी हो सकती है, उसे माफ कर दो। नहीं, मैं उसे आज सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुम नहीं समझोगी कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूं। उसने कल जानबूझकर मेरा फायदा उठाया था, माया ने गुस्से से जवाब दिया। बिजनेस सूट पहने लड़की ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गई। वह इस मामले में और कुछ नहीं बोलना चाहती थी। उधर आयुष का ध्यान उन दो खूबसूरत लड़कियों पर चला गया जिन्हें वह परफेक्ट मानता था। वे अंजलि से बिल्कुल अलग और बेहतर लग रही थीं। सच तो यह था कि आयुष को अंजलि से सच्चा प्यार नहीं था, वह बस उसके साथ खेल रहा था। एक पल के लिए हेजिटेशन के बाद आयुष माया के पास चापलूसी भरी मुस्कान लेकर चला गया। यह देखकर अंजलि का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से जल रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बस ऑकवर्डली वहीं खड़ी रही। यह सब देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अंजलि ने गुस्से में पूछा। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अरे सुंदर, तुम्हारा नाम क्या है? आयुष ने मुस्कुराते हुए माया से पूछा। तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो, माया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। हालांकि आयुष ने कभी माया की मदद की थी, लेकिन उसे अब वह लड़का बदतमीज लग रहा था। उसने सोचा, गर्लफ्रेंड के सामने मुझसे बात करने की कोशिश, कितना घटिया इंसान है। आयुष ने अजीब सी मुस्कान दी और वापस अंजलि के पास चला गया। तभी एंड्रयू हड़बड़ाते हुए वापस लौटा। उसके हाथ में कार्तिक का फोन था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वह किसी सौना से निकला हो। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। क्या हुआ? एंड्रयू बस फोन पर बात करने गया था और अब यह हालत क्यों? लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट असल में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के मालिकाना हक में था और एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन खुद कार्तिक थे। एंड्रयू को इस सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। उसे तो अभी अभी पता चला था कि उसने अनजाने में अपने ही चेयरमैन को नाराज कर दिया। अब वह इतना डर गया था कि अपनी जान लेने का ख्याल भी उसके मन में आ गया। मुझे बहुत खेद है मिस्टर कार्तिक, मुझे अभी पता चला कि आप हमारे रेस्टोरेंट के वीआईपी हैं। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं, एंड्रयू ने पूरी विनम्रता से कहा और कार्तिक के सामने झुक गया। जब एंड्रयू अचानक कार्तिक के सामने झुक गया तो सब लोग दंग रह गए। किसने सोचा था कि एक फोन कॉल के बाद एंड्रयू का रवैया पूरी तरह बदल जाएगा? असल में थॉमस ने एंड्रयू को साफ साफ निर्देश दिया था कि वह कार्तिक की असली पहचान किसी को न बताए। इसी वजह से एंड्रयू ने कार्तिक से पहले रूखा व्यवहार किया था, वरना वह उसी समय घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेता। वह एक मामूली रेस्तरां मैनेजर था जिसने न सिर्फ बाहरी लोगों का अपमान किया बल्कि अपने ही चेयरमैन को उसके रेस्तरां से बाहर निकालने की कोशिश की। उसे वाकई में मरने का शौक हो गया था। सुंदर लड़की, आयुष, अंजलि और बाकी सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए थे। आपने अभी क्या कहा मिस्टर सुलिवन? वह आपके रेस्तरां में वीआईपी कैसे हो सकता है? माया ने संदेह भरी नजरों से एंड्रयू से पूछा। तो क्या अब मैं जा सकता हूं? कार्तिक ने ठंडे स्वर में एंड्रयू को देखा। हाँ बिल्कुल सर, एंड्रयू ने आदर से सिर झुकाया और माया की बात को नजरअंदाज कर दिया। कार्तिक ने एंड्रयू से फोन वापस लिया और सभी की आंखों के सामने वहां से चला गया। अंजलि और आयुष ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था।
मिस्टर सुलिवन, ये क्या हो रहा है? आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? माया ने गुस्से में एंड्रयू से पूछा। वह काफी नाराज लग रही थी। जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी, मिस फिलिप्स। वह सज्जन वास्तव में न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट के वीआईपी हैं। वे प्राइवेट डाइनिंग रूम 1 के गेस्ट हैं, एंड्रयू ने पसीना पोंछते हुए कहा। प्राइवेट डाइनिंग रूम 1 के गेस्ट? बिजनेस सूट पहनी लड़की और माया ने यह सुनते ही चौंक कर एक दूसरे को देखा। आपने कोई गलती की है मिस्टर सुलिवन। हम दोनों प्राइवेट डाइनिंग रूम 1 के गेस्ट हैं। वो आदमी झूठ बोल रहा होगा। आपको उसे पकड़ना चाहिए, माया ने गुस्से में चिल्लाया। मुझे अपनी बात पर पूरा यकीन है। वह सच में प्राइवेट डाइनिंग रूम 1 के गेस्ट हैं। हमारे पास रिसेप्शन पर रिजर्वेशन का रिकॉर्ड है और वह रिजर्वेशन श्री कार्तिक के नाम पर ही किया गया था, एंड्रयू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह असंभव है। तुमने जरूर कोई गलती की होगी। आरक्षण तो मेरे चचेरे भाई ने करवाया था। वह लड़का कैसे हो सकता है? माया ने गुस्से में कहा और फिर बिजनेस सूट पहनी लड़की की ओर देखा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर आरक्षण का रिकॉर्ड देख सकती हैं मिस फिलिप्स, एंड्रयू ने शांत स्वर में जवाब दिया। वह और बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैं खुद देखूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई फूड डिलीवरी बॉय इस रेस्टोरेंट में खाना खाने का खर्च उठा सकता है, माया ने अपनी नाराजगी जताई। उसकी जरूरत नहीं है, बिजनेस सूट पहनी लड़की ने धीमे स्वर में कहा। आरक्षण मैंने नहीं बल्कि मेरे मंगेतर ने करवाया था। क्या? माया ने चौंक कदम रखने के लिए आयुष और अंजलि ने जब दोनों लड़कियों को जाते देखा तो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि कार्तिक जैसा इंसेल न्यू सेंचुरी रेस्तरां का वीआईपी कैसे बन गया। मिस्टर सुलिवन, आयुष ने थोड़ा आगे बढ़कर कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन एंड्रयू ने उसे झिड़क दिया और वहां से चला गया। आयुष को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उसे रेस्तरां से बाहर नहीं निकाला गया। अगर उसने बात को और तूल नहीं दिया होता तो शायद एंड्रयू भी कार्तिक से पंगा नहीं लेता। यह तो एंड्रयू को अब तक का सबसे बड़ा मजाक लगा जब आयुष ने कहा कि न्यू सेंचुरी रेस्तरां का चेयरमैन एक इंसेल और खाने का डिलीवरी बॉय है। कार्तिक के साथ क्या चल रहा है हनी? उसके पास यहां खाने के पैसे कहां से आ गए? अंजलि ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पक्का उसने रेस्तरां मैनेजर को धोखा देने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनाई होंगी। मान लो उसने लॉटरी भी जीती होती, तब भी वो इंडिया पैलेस होटल में ही सारे पैसे उड़ा चुका होता। इस जगह पर खाने की तो सोचेगा भी नहीं, आयुष ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या हमें रेस्तरां मैनेजर को जाकर बताना चाहिए? अंजलि ने गुस्से में पूछा, क्योंकि वह चाहती थी कि कार्तिक को बाहर निकाल दिया जाए। अब कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि कार्तिक और मैनेजर मिली भगत कर रहे हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो कुछ सुनने वाले नहीं हैं, आयुष ने खींचते हुए कहा। हाय, अंजलि ने एक लंबी सांस ली और आयुष की बात पर नाराजगी जताई। चिंता मत करो, एक इंसेल हमेशा इंसेल ही रहेगा। जल्दी ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा। तब तक हमारे पास उसे एक्सपोज करने का मौका रहेगा, आयुष ने एक खतरनाक अंदाज में कहा और अंजलि की तरफ देखा। तो अब करना क्या है? अंजलि ने सिर हिलाते हुए पूछा। मेरा दोस्त अब तक आ जाना चाहिए था। चलो बाहर चलते हैं, आयुष ने अपनी घड़ी देखते हुए जवाब दिया। उधर सुंदर लड़की और बिजनेस सूट वाली लड़की प्राइवेट डाइनिंग रूम 1 में वापस पहुंची। जैसे ही वे अंदर गईं, उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि अंदर कार्तिक बैठा हुआ था। कार्तिक ने भी दोनों को एक साथ आते देखा। वह झेंपते हुए खड़ा हुआ और बोला, सुंदर, अब तुम क्या चाहती हो? मैंने कल तुमसे माफी मांगी थी कि अनजाने में तुमसे टकरा गया। तुम्हारे ऊपर पानी गिराना भी गलती थी। तुम अब भी मुझे परेशान क्यों कर रही हो? दरअसल कार्तिक अपनी मंगेतर से मिलने के बारे में सोच रहा था और उसे लगा कि यह लड़की फिर कोई तमाशा करने आई है। तुम यहां क्यों बैठे हो? सुंदर लड़की ने उसे घूरते हुए पूछा। मैंने यह कमरा बुक किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कहां होना चाहिए? कार्तिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं पूछ रही हूं कि तुमने यह प्राइवेट डाइनिंग रूम क्यों बुक किया? लड़की ने चौंकते हुए कहा। खाना खाने के लिए, और क्या? कार्तिक ने सीधा जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि वे जाने कि वह यहां अपनी मंगेतर से मिलने आया है, वरना लड़की फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर देती। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? बिजनेस सूट पहने लड़की, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली। कार्तिक इस सवाल से थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। हैरानी से बोला, हाँ, मुझे किसी से अपॉइंटमेंट पर मिलना है। क्या आप जिस व्यक्ति से मिलने वाले हैं उसका नाम साक्षी सिंह है?
लड़की ने थोड़ा आगे झुककर पूछा। कैसे? तुम्हें यह कैसे पता? कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा। उसका चेहरा हैरानी से खुला का खुला रह गया। यह सुनते ही दोनों लड़कियां एक दूसरे को असमंजस भरी नजरों से देखने लगीं। वे जान चुकी थीं कि यही कार्तिक वह मंगेतर है जिससे बिजनेस सूट वाली लड़की यानी साक्षी आज मिलने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा मंगेतर ये आदमी है, सुंदर लड़की माया ने कहा। उसकी आवाज में झिझक थी और वह साक्षी की तरफ देखते हुए बोली। साक्षी के चेहरे पर एक कड़ी मुस्कान थी। माया को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। वह कोई मतलबी या स्वार्थी लड़की नहीं थी, लेकिन उसने जो बातें पहले कार्तिक के बारे में सुनी थीं, उनके कारण वह पहले ही उसे लेकर एक गलत धारणा बना चुकी थी। यह जानने के बाद कि कार्तिक साक्षी का मंगेतर है, वह स्वाभाविक रूप से नाराज थी। तुम दोनों क्या बात कर रही हो? कार्तिक ने उनकी बातचीत सुन ली थी। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन साक्षी और माया वहीं खड़ी रहीं और उनकी समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब दें। कुछ तो बोलो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं साक्षी से मिलने वाला हूं? कार्तिक ने जिद्दी होकर पूछा। साक्षी ने एक पल के लिए झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। फिर उसने धीरे से अपने होंठ काटे और फुसफुसाकर बोली, क्योंकि मैं ही वो हूं जिससे तुम्हें मिलना है। यह सुनना कार्तिक के लिए जैसे बिजली गिरने जैसा था। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। साक्षी से मिलने से पहले वह हमेशा सोचता था कि उसकी मंगेतर शायद बदसूरत होगी और उसका स्वभाव नकारात्मक होगा, लेकिन वह गलत था। साक्षी खूबसूरत थी और उसकी पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक थी। उसके पास न केवल एक शानदार व्यक्तित्व था, बल्कि वह एक बड़ी विरासत की उत्तराधिकारी भी थी। यह सब सोचकर कार्तिक को लगा कि वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी है। उधर साक्षी ने कार्तिक को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मंगेतर ऐसा आदमी है। माया, जो साक्षी के साथ खड़ी थी, उतनी ही हैरान थी। साक्षी इस सच को मानने में असमर्थ थी। वह सोच रही थी कि वह किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों करे जिसे वह जानती तक नहीं। कौन सी लड़की ऐसे इंसान से शादी करेगी जिससे वह प्यार तक नहीं करती? साक्षी ने मन ही मन सोचा। यह 21वीं सदी थी और अरेंज मैरिज का चलन अब पुराना हो चुका था। उसने तो एक बार सिर्फ इसलिए खुदकुशी की धमकी दी थी क्योंकि वह अपने मंगेतर से मिलने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर उसके पिता ने उसे जो बताया, उसने उसकी सारी शिकायतें खत्म कर दी। उसके पिता ने कहा था कि फिलिप्स कॉरपोरेशन गंभीर आर्थिक संकट में है। कंपनी को बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। उन्होंने कई बैंकों और बिजनेस पार्टनर्स से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी मदद को तैयार नहीं था। अगर स्थिति ऐसी ही रहती तो कंपनी को दिवालिया होना पड़ता। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पिता पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। यह सब सुनकर साक्षी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ा। जब साक्षी के पिता पूरी तरह निराश हो चुके थे, तभी एक विदेशी कंपनी ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने फिलिप्स कॉरपोरेशन में पूंजी निवेश करने की इच्छा जताई, लेकिन इसके बदले 2 शर्तें रखीं। पहली, फिलिप्स परिवार को अपनी कंपनी के 51% शेयर उन्हें बेचने होंगे, और दूसरी, साक्षी को कार्तिक से शादी करनी होगी। यही वजह थी कि साक्षी कार्तिक की मंगेतर बन गई। इस शर्त के बारे में जानने के बाद साक्षी ने काफी देर तक सोचा। अगर वह इस बलिदान से अपने परिवार और फिलिप्स कॉरपोरेशन को बचा सकती थी तो वह तैयार थी। आखिर वह अपने पिता को जेल में और कंपनी को दिवालिया होते हुए नहीं देख सकती थी। साक्षी को यह भी लगा कि जो लोग कार्तिक से उसकी शादी कराना चाहते हैं, वे जानते होंगे कि कार्तिक कोई साधारण इंसान नहीं है। शायद वह बहुत अमीर होगा और उससे शादी करना कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जब उसने कार्तिक को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। यह लड़का एक गरीब डिलीवरी बॉय था। न तो उसके पास साक्षी की जरूरतों को पूरा करने का साधन था और न ही फिलिप्स कॉरपोरेशन की मदद करने की क्षमता। वह सोचने लगी कि विदेशी कंपनी ने ऐसी शर्त क्यों रखी। क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? उधर कार्तिक भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वह पहले साक्षी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने थोड़ी नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मंगेतर साक्षी जैसी खूबसूरत लड़की है तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल लिया। साक्षी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए, माया ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हारे चाचा से जाकर बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। माया ने साक्षी का हाथ पकड़ा और उसे प्राइवेट रूम से बाहर ले जाने लगी। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, इसकी जरूरत नहीं है माया, मुझे पता है।
सब कुछ क्यों हो रहा है। यह कहकर वह सीधी कार्तिक के पास गई। उसने उसे देखा और पूछा, तुम मेरे मंगेतर हो, है ना? यह सुनते ही कार्तिक चौंक गया। उसने थोड़ा झेंपते हुए सिर खुजलाया और बोला, हाँ शायद, मुझे लगता है हाँ। साक्षी ने उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर बैठकर बात करते हैं। माया यह सब देखकर झुंझला गई। उसने निराश होकर कहा, साक्षी, तुम मुझसे क्या बात करने वाली हो? सच में, क्या तुम ऐसे इंसान से शादी करने वाली हो? माया को फिलिप्स कॉरपोरेशन की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन साक्षी जानती थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह यह शादी नहीं करती तो उसके पिता को विदेशी फंडिंग नहीं मिलेगी और इससे उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। साक्षी हमेशा से एक समझदार लड़की थी। उसने सोचा कि भले ही कार्तिक अमीर न हो, लेकिन अगर इस शादी से फिलिप्स कॉरपोरेशन की हालत सुधर सकती है तो यह उसके परिवार के लिए सही होगा। उसने देखा कि कार्तिक अमीर घरों के बिगड़ैल लड़कों से थोड़ा अलग था। यही बात उसे थोड़ी राहत दे रही थी। माया ने फिर कहा, तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूंगी और यह रिश्ता खत्म करवा दूंगी। साक्षी ने माया की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं माया, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। साक्षी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर शान से बैठ गई। उसने अपने सामने की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। कार्तिक थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन फिर साक्षी के सामने बैठ गया। तुम्हारा नाम कार्तिक है ना? साक्षी ने सीधा सवाल किया। हाँ, मैं कार्तिक हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जवाब दिया। साक्षी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और अंदर से थोड़ा और चिढ़ गई। उसने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि हम यहां क्यों हैं, है ना? हाँ, मुझे पता है, कार्तिक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। थॉमस ने पहले ही उसे फिलिप्स परिवार और स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया था। साक्षी ने बिना किसी झिझक के अपनी बड़ी गहरी आंखों से कार्तिक को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो काम आसान हो जाएगा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। साक्षी के इस जवाब ने कार्तिक को हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि साक्षी इतनी आसानी से शादी के लिए मान जाएगी। असल में वसीयत के अनुसार कार्तिक को अपनी असली पहचान बताए बिना 2 साल के भीतर साक्षी से शादी करनी थी। थॉमस, जो विदेशी निवेशक था, ने यह योजना बनाई थी ताकि साक्षी और कार्तिक का रिश्ता किसी दबाव में नहीं बल्कि सहज तरीके से आगे बढ़े। फिर भी कार्तिक को यह चिंता थी कि वह साक्षी को कैसे मनाएगा, क्योंकि वह अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था। जब तक वह यह बात नहीं बताएगा तब तक वह सिर्फ एक साधारण खाना डिलीवरी बॉय था। आम लड़कियां भी ऐसे लड़के से शादी करने की नहीं सोचती, और साक्षी जैसी खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि साक्षी मिलते ही शादी के लिए तैयार हो जाएगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो साक्षी? तुमने इस आदमी से शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? माया ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कार्तिक भी चौंक गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने जा रही हो? साक्षी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन 3 शर्तों के साथ। अगर तुम इन शर्तों को मानोगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। 3 शर्तें? बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा। साक्षी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर बोलना शुरू किया। पहली शर्त, हम शादी करेंगे और सबके सामने पति पत्नी कहलाएंगे, लेकिन प्राइवेट लाइफ में तुम अपनी जगह रहोगे और मैं अपनी। ठीक है, आगे बोलो। कार्तिक ने सिर हिलाया। दूसरी शर्त, साक्षी ने कहा, तुम मुझे सिर्फ इसीलिए हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि हम शादीशुदा हैं। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह भी मंजूर है। तीसरी शर्त क्या है? साक्षी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तीसरी शर्त यह है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो तुम उसमें दखल नहीं दोगे। कार्तिक उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि साक्षी शादी के लिए राजी नहीं थी। वह बस इस नाटक का हिस्सा बन रही थी ताकि फिलिप्स कॉरपोरेशन को थॉमस का निवेश मिल सके। लेकिन कार्तिक ने यह सब दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने साक्षी की शर्तों को समझते हुए हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम जो कुछ भी करो उसमें मुझे दखल देने का कोई हक नहीं होगा? कार्तिक ने माथे पर हाथ फेरते हुए धीरे से पूछा, इसका मतलब क्या है? साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सीधा सा मतलब है, अगर मुझे कोई ऐसा आदमी पसंद आए और मैं उससे प्यार करने लगूं तो तुम्हें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। उसी तरह अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए
तो तुम भी जो चाहो करो, मैं उसमें दखल नहीं दूंगी। कार्तिक ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम सिर्फ नाम के पति पत्नी रहेंगे? बिल्कुल सही, मेरा यही मतलब है, साक्षी ने गंभीरता से कहा। अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। इसलिए बेहतर है कि सारी बातें साफ कर ली जाएं। इससे हम दोनों के लिए सब कुछ साफ रहेगा। कार्तिक ने उसकी बातों को गौर से सुना और गंभीर स्वर में पूछा, अगर मैं तुम्हारी ये 3 शर्तें मान भी लूं तो तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से बच जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? साक्षी को पहली बार लगा कि कार्तिक जितना दिखता है उससे ज्यादा समझदार है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, कार्तिक, मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूं। तुम्हारे पास अभी पैसे कम हैं, है ना? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा तो साक्षी ने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम मेरी शर्तें मानते हो तो मैं तुम्हें हर महीने $10,000 दूंगी। ये तुम्हारे रहने खाने के खर्च के लिए होगा। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हारा प्लान है मुझे खिलौना लड़का बनाकर रखने का, है ना? जो मर्जी समझ लो, साक्षी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। फिर उसने जोड़ा, तुम्हारी मौजूदा स्थिति देखते हुए $10,000 कोई छोटी रकम नहीं है। तुम इस पर सोच सकते हो। जब तुम तैयार हो जाओ तो हम शादी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कार्तिक ने उसकी बातों पर गौर किया। साक्षी की शर्तें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये बेहद असमान थीं। अगर मैं शादी कर भी लूं तो ये शादी सिर्फ नाम की होगी। साक्षी जैसी लड़की तो वैसे भी मेरी पहुंच से बाहर है, और ऊपर से अगर उसने किसी और को चुना तो मुझे उसमें दखल देने का हक नहीं होगा। ये तो किसी के भी आत्मसम्मान के खिलाफ है। कार्तिक को यह भी समझ में आ गया कि साक्षी जानबूझकर उसे अपमानित कर रही थी ताकि वह खुद पीछे हट जाए। उसने मन ही मन सोचा, शायद साक्षी को इस रिश्ते के लिए मजबूर किया गया है। ये सब एक चाल है जिससे मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। पास में खड़ी माया ने भी साक्षी की योजना को समझ लिया और मन ही मन उसकी तारीफ की। वाह, कितनी होशियार है ये लड़की। उसने इतनी चालाकी से शर्तें रखीं कि कोई भी लड़का इन पर राजी नहीं होगा। लेकिन तभी कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि $10,000 बहुत कम है ना? साक्षी और माया दोनों को यह सुनकर झटका लगा। क्या? ये मान गया? माया के ख्यालों की धारा अचानक कार्तिक की आवाज से टूट गई। उसने अविश्वास से सोचा, इतना बेशर्म आदमी न केवल मान गया बल्कि ये कह रहा है कि $10,000 बहुत कम है। ये किस तरह का इंसान है? माया ने गुस्से से कार्तिक को घूरा। उसकी नजर में कार्तिक का यह रवैया बेहद घटिया था। उसने सोचा, थोड़ी बहुत शर्म होती तो बात और थी, लेकिन यह इंसान तो पूरी तरह बेशर्म निकला। साक्षी ने एक पल के लिए ठहर कर कहा, अगर तुम्हें $10,000 कम लग रहे हैं तो $20,000 कैसे रहेंगे? कार्तिक ने उसकी बात सुनते ही बड़ी आसानी से जवाब दिया, ठीक है, $20,000 प्रति महीना। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं। साक्षी ने हैरानी से पूछा, तुम सच में मान रहे हो? हाँ, $20,000 कोई छोटी रकम नहीं है। इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितने टेकआउट डिलीवर करने पड़ते? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी ने उसकी मुस्कान देखकर पूछा, तो तुम्हें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं दूसरे मर्दों के साथ रहूं? कार्तिक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी तुम मुझे हर महीने $20,000 दे रही हो। जो तुम्हारा दिल करे करो। कार्तिक की ये बातें सुनकर साक्षी निराश हो गई। उसने सोचा, कोई आदमी इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इस वक्त कार्तिक के मन में सिर्फ एक बात थी। उसने सोचा, साक्षी वैसे भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसे जबरदस्ती मनाने का क्या मतलब? ये सिर्फ नाम का रिश्ता होगा। मैं भी बस वसीयत की शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हूं। हालांकि साक्षी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, लेकिन अगर उसे जबरन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता तो यह और गलत होता। दूसरी तरफ साक्षी भी जानती थी कि यह शादी सिर्फ फिलिप्स परिवार को बचाने के लिए जरूरी थी। दोनों अपने अपने फायदे के लिए इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार थे। साक्षी ने बैग से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। इसमें मेरी डिटेल्स हैं। जैसे ही तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर मुझे दोगे, मैं हर महीने तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। कार्तिक ने कार्ड लेते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बॉस। माया यह सब देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और भड़क गई। उसने कहा, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम्हें यह सही लगता है
कि एक आदमी अपनी जरूरतों के लिए एक औरत का पैसा इस्तेमाल करे? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी काबिलियत के दम पर एक अमीर लड़की से अपने खर्चों का इंतजाम करवा लिया। वैसे भी अगर इतनी आसानी से कोई और अमीर लड़की तुम्हें खर्चा देने को तैयार हो जाए तो मुझे बताना। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने साक्षी की ओर देखा, लेकिन साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठी थी, मानो उसकी सारी उम्मीदें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। तुम सबसे बेशर्म आदमी हो जिससे मैं कभी मिली हूं, माया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसके गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। साक्षी ने भौहें चढ़ाकर माया को डांटा। ठीक है माया, थोड़ा शांत हो जाओ। फिर उसने कार्तिक की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हें कुछ और कहना है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कार्तिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शांत लहजे में पूछा। क्या है सवाल? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? साक्षी ने उसकी बात सुनी तो थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने ठहर कर कहा, क्या ये दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं? नहीं, कार्तिक ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। साक्षी ने एक पल रुककर दृढ़ता से कहा, तो फिर वजह यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर वह खड़ी हुई और बोली, जहां तक शादी की तारीख की बात है, मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगी। ठीक है, कार्तिक ने सहमति में सिर हिलाया। साक्षी ने बैग उठाया, मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। माया ने गुस्से में कार्तिक को घूरा और उसके पीछे पीछे भाग गई। बाहर निकलते ही माया ने उलझन भरे स्वर में साक्षी से कहा, साक्षी, क्या तुम सच में कार्तिक जैसे आदमी से शादी करने जा रही हो? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, समझ रही हो? साक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, फिलिप्स कॉरपोरेशन को इस वक्त वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ कार्तिक से शादी करके ही इस समस्या का समाधान कर सकती हूं। लेकिन साक्षी, तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हो? वो लड़का तो पूरी तरह से हारा हुआ है, माया ने नाराज होकर कहा। जब तक वो मेरी 3 शर्तें मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे शादी करती हूं या नहीं, साक्षी ने लापरवाही से जवाब दिया। माया ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, यह सच है। वो इतना बेशर्म है कि उसने बिना किसी झिझक के शर्तें मान ली। उसने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारे दिए पैसे भी कम हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बेहुदा आदमी नहीं देखा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ही इस शादी से अपने फायदे देख रहे हैं। जैसे ही फिलिप्स कॉरपोरेशन का फंड तैयार हो जाएगा, मैं उससे तलाक ले लूंगी। जब तक वो मुझे छुएगा नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। माया ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोली, तुम सच में होशियार हो। कार्तिक तो पूरा मूर्ख है जो ऐसी शर्तों पर राजी हो गया। दोनों महिलाएं हंसती हुई रेस्तरां से बाहर निकल गईं। निजी कमरे में कार्तिक अब अकेला था। उसी वक्त न्यू सेंचुरी रेस्तरां का मैनेजर एंड्रयू कमरे में घुसा। मिस्टर कार्तिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। अगर मैंने आपको किसी तरह से परेशान किया हो तो प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। एंड्रयू की आवाज डर और घबराहट से भरी हुई थी। कार्तिक ने धीरे से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आज जो हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। एंड्रयू ने राहत की सांस लेते हुए बार बार कहा, धन्यवाद मिस्टर कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रयू ने थोड़े चौंकते हुए कहा, क्या तुमने मेरी पहचान के बारे में और किसी को बताया है? कार्तिक ने थोड़ी देर रुककर पूछा। नहीं, पहले तो मुझे साफ साफ कहा गया था कि अपनी पहचान को गुप्त रखा जाए। रेस्तरां में मैं ही अकेला हूं जो इसके बारे में जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। एंड्रयू ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया। ठीक है, कार्तिक ने सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा। ओह, और क्या वो 2 लोग जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, क्या वे भी इस रेस्तरां के सदस्य थे? नहीं, वो दोनों अपने दोस्त के साथ आए थे। एंड्रयू ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया। तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनके दोस्तों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। लेकिन मेरी पहचान मत उजागर करना। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? कार्तिक ने अपनी बात समझाते हुए कहा। मिस्टर कार्तिक, चिंता मत करो, इसे मुझे छोड़ दो, एंड्रयू ने कहा, जैसे वो किसी मुश्किल पर चल रहा हो। कार्तिक ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अगर आपको हमारी कहानियों में मजा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बने।
हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।